जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका गुरु जी के इस चैनल लाइफ विद गुरु जी में। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी महाराज के पावन चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि नमन। और सारी संगत को भी दिल से जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप? आई होप गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया में आप जहाँ भी होंगे कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। संगत जी, गुरु जी की कृपा चारों तरफ बरस रही है। गुरु जी सदा हमारे साथ हैं, सदा अपनी संगत का ख्याल रखते हैं, उनके साथ रहते हैं। हम उन्हें पुकारें या न पुकारें, हम उन्हें याद करें ना करें, लेकिन गुरुजी कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए संगत जी, हमें हर पल गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, आपने हमारा हाथ पकड़ रखा है। हम आपको पुकारें या ना पुकारें अपने दुख में, लेकिन आप हमें ढूंढ ही लेते हैं। चाहे किसी के भी माध्यम से गुरुजी हमारी मदद करें, लेकिन हमारी मदद करने आ ही जाते हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा हमेशा हम पर बरसती है। हमेशा हमें अपने गुरु जी पर बहुत विश्वास, बहुत भरोसा रखना चाहिए। और जो संगत अपने गुरु जी पर विश्वास रखती है, वो कभी भी जीवन में कोई परेशानी महसूस नहीं करती। बहुत कम उन पर परेशानी आती है। कहते हैं ना गुरु जी महाराज कि अगर मेरा हाथ पकड़ लोगे, मेरी छत्र छाया में रहोगे, मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, जिस दिन से मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, तो तुम्हारे 90% दुख मैं ही हट लेता हूँ, लेकिन तुम्हें 10% भी काटने मुश्किल हो जाते हैं। संगत जी, हर पल हमें महाराज का शुक्राना करना है, हर पल। और आज जो आपके साथ मैं दो आंटी के सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, उसमें मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर हम गुरुजी महाराज का कहना मान लेते हैं तो हमारे जीवन कैसा रहता है, और अगर हम गुरुजी महाराज के आदेश को स्वीकार नहीं करते, उसको लाइटली ले लेते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्या होता है। तो हमें अपने गुरुजी महाराज के आदेश को, उनके मैसेजेस को समझना चाहिए संगत जी, क्योंकि वो जो हमारे लिए करेंगे वो बिल्कुल सही डिसीज़न लेंगे। हो सकता है हमें उस समय लगता है कि हमारे लिए ये राइट डिसीज़न नहीं है, क्योंकि हम प्रेज़ेंट में जीते हैं संगत जी, हमें अभी के लिए अच्छा चाहिए। हम अभी के लिए सोचते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, वो हमारे फ्यूचर तक के लिए सोचते हैं कि हमारे लिए आगे क्या चलकर अच्छा होगा। जो हम दीवार के इस तरफ देख रहे हैं संगत जी, लेकिन महाराज दीवार के उस तरफ भी देख सकते हैं। उनको पता है कि दीवार के इस पार क्या है हमारे लिए। हम सिर्फ इस पार देखकर ही वो सोचते हैं कि ओहो, महाराज ने हमारा ये काम नहीं किया, हमारा ये काम हो जाता तो हमें पता नहीं क्या मिल जाता, और हम थोड़ा गुरुजी पे विश्वास भी हमारा डामाडोल हो जाता है। तो संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि महाराज की ब्लेसिंग्स आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सकें। संगत जी, गुरु जी महाराज हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। हम जब किसी सत्संग को या गुरुजी महाराज की वडियाई, गुरुजी महाराज की कल्याण की बातें अगर हम चाहे किसी से फ़ोन पे भी डिस्कस करें, तो वो 1 टू 1 महाराज की ब्लेसिंग्स हम पर चलती हैं। जो सुनाता है उसका भी कल्याण करते हैं गुरुजी, और जो सुनता है उसका भी कल्याण करते हैं। इसीलिए संगत जी, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से सुनिए। ना जाने गुरुजी महाराज आपके लिए कब ब्लेसिंग्स भेज दें, और किस पार्ट में सत्संग के आपके लिए कोई आपके आंसर हो सकता है और हो नहीं सकता। ये पक्का मैं आपको कह रही हूँ कि आज के सत्संग में गुरुजी महाराज ने बहुत सारी संगत के लिए ब्लेसिंग्स भी भेजी हैं और उनके क्वेश्चंस के आंसर्स भी भेजे हैं। इसीलिए संगत जी, आप जो भी सत्संग सुन रहे हैं, महाराज उनके घर में कभी खुशियों की कोई कमी न छोड़ें।
अपने परिवार में वो मिलजुल कर प्रेम से रहें, महाराज की ब्लेसिंग्स उन पर बरसती रहें। संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह महाराज के चरणों में उनके महामंत्र का जाप समर्पित करेंगे और आपसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी मेरे साथ गुरुजी महाराज के मंत्र को समर्पित कीजिए गुरुजी के पावन चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मैं आपके साथ दो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। दोनों आंटी के सत्संग हैं और किस तरह से एक ने गुरुजी महाराज की आज्ञा का पालन किया और दूसरे ने नहीं किया। तो चलिए सत्संग की तरफ आगे बढ़ते हैं। संगत जी, ये दीप्ति आंटी का सत्संग है। वह बताती हैं कि 2007 में जब महाराज ने समाधि ले ली थी, आफ्टर 20-25 डेज बाद वो महाराज के बड़े मंदिर में गए थे और उनकी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। और संगत जी, 99% हम लोग तभी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुजी के पास, भगवान के पास हम तभी जाते हैं जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। हाँ, 1-2% वैसे भी चले जाते होंगे, लेकिन 99% हम लोग तभी जाते हैं, भगवान को तभी याद करते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आंटी के परिवार में भी कुछ मेजर प्रॉब्लम इशू चल रहे थे और उनको उनके फादर को उनके किसी फ्रेंड ने बताया गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में जाने के लिए, लेकिन गुरुजी महाराज तब तक फिजिकल फॉर्म छोड़ चुके थे। तो आंटी बताती हैं कि वो जलंधर मंदिर में जाते थे और जलंधर मंदिर में जब उन्होंने जाना शुरू करा तो उनको इतना गुरुजी से कनेक्शन नहीं था। पहले मम्मी पापा ही गए उनके, और जब उन्होंने वहाँ पर जाकर देखा कि हाँ, यहाँ पे अच्छा माहौल है और शबद गुरबानी चलती है और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये तो गुरुओं की भूमि है, पता नहीं कितने गुरु हैं और कितनों के बारे में हम कैसी कैसी बातें भी सुनते हैं संगत जी। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं अपने बच्चों को वहाँ पे ले जाने से पहले कि पहले हम देख कर आएँ। तो उनके पेरेंट्स ने भी पहले यही सोचा कि पहले हम देख कर आते हैं, और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पे अच्छा माहौल है, शबद गुरबानी चलती है और ऐसा कुछ नहीं है, तो वो अपने दोनों बच्चों को भी ले जाना शुरू कर दिया। आंटी बताती हैं कि शुरू में वो सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए जाते थे, उनको कुछ नहीं पता था कि गुरुजी क्या है क्या नहीं है। और वो बोलती हैं कि और मोस्ट ऑफ देम वो थर्सडे जाते थे और थर्सडे को वहाँ पर मंदिर में, जलंधर मंदिर में समोसा और जलेबी प्रसाद का प्रसाद दिया जाता था। और वो आंटी सिर्फ इसीलिए जाती थी कि वहाँ पे जाएंगे तो समोसा और जलेबी खाने के लिए मिलेगा, लेकिन महाराज से उनका कोई कनेक्शन नहीं था, उन्हें कुछ नहीं पता था। लेकिन एक दिन आंटी ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना टाइम देते हैं और बस हम यहाँ पे आते हैं, समोसा और जलेबी खाते हैं, और फिर जो उनके वहाँ पे कुछ जैसे कि डेली रूटीन में जा रहे थे वो, तो कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो फिर वहाँ पे उनसे जाके थोड़ी गप्पे मार लेते हैं। तो ऐसा तो ठीक नहीं है, हमें जानना चाहिए कि गुरुजी कौन है क्या है। और वो बताती हैं कि जब वो वहाँ जाते थे उस टाइम पे तो सब बोलते थे कि गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। तो आंटी बताती हैं कि पहले वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से मांगती थी, कोई भी उनको रिक्वायरमेंट होती थी तो वो अपने पेरेंट्स को बोलती थी। लेकिन जब धीरे धीरे वो गुरुजी महाराज से जुड़ने लगी तो वो सब चीज़ें गुरुजी महाराज से ही शेयर करने लगी, और उन्होंने गुरुजी महाराज से एक दोस्त का, एक फ्रेंड का रिश्ता बना लिया। जैसा कि संगत जी, हम सब जानते हैं कि हम अपने गुरुजी महाराज से कोई कोई रिश्ता बना लेते हैं, कोई गुरु बना, कोई पापा बना लेते हैं, कोई उनको भाई बना लेते हैं, कोई दोस्त बना लेते हैं। तो सबके रिश्ते अलग अलग होते हैं और मेरे जैसा सब कुछ बना लेते हैं कि गुरुजी ही हैं सब कुछ, सब चीज़ सब वही हैं, मदर फादर भाई बहन दोस्त सब गुरुजी हैं, क्योंकि सब बातें करनी है तो गुरुजी से ही करनी है। तो इस तरह से सबका रिश्ता गुरुजी महाराज से अलग अलग है।
तो आंटी ने उनको अपना एक दोस्त बना लिया और वो सारी चीज़ें अपनी गुरुजी से ही बोलने लगी, गुरुजी से ही माँगने लगी। तो आंटी उस समय स्कूल की स्टूडेंट थी, स्कूल में पढ़ती थी। तो उन्होंने गुरुजी महाराज को बोला कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आंटी को हॉकी खेलने का शौक़ था। तो उन्होंने गुरुजी से बोला कि मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे मतलब हॉकी में खेलूँ। तो महाराज ने उनकी अरदास स्वीकार करी और पूरे स्कूल में से सिर्फ़ आंटी को सेलेक्ट करा हॉकी के लिए, नेशनल लेवल पे खेलने के लिए। आंटी ने महाराज को बोला कि उन्हें फ़ुटबॉल खेलना पसंद है, तो गुरुजी ने उनको फ़ुटबॉल भी खिलाया। इस तरह से आंटी की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद। और 12th का रिज़ल्ट आया, 12th पास किया आंटी ने, लेकिन आंटी बहुत संतुष्ट अपने घर में बैठी थी कि जो कुछ करेंगे महाराज करेंगे। आंटी का इतना भरोसा था गुरुजी पे और वो कहीं पे फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर रही थी। जैसा कि संगत जी सबको पता है 12th पास करने के बाद हमें कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए सबको फॉर्म भरने पड़ते हैं और काफ़ी कुछ करना पड़ता है, एंट्रेंस देनी पड़ती है। तो आंटी कुछ नहीं कर रही थी, निश्चिंत होकर बैठी हुई थी। और जब सब उनको बोलते थे, उनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो भी उनको जानते हैं कि भई आप कहीं क्यों नहीं कुछ अप्लाई कर रहे, तो वो कहती थी कि नहीं, मेरा तो सब कुछ गुरुजी करेंगे, मैं तो ऐश कर रही हूँ। वो सब बोलते थे कि कैसे मतलब तुम्हारा टाइम पास हो रहा है? तो आंटी बोलती थी, टाइम क्या पास हो रहा है, ऐश कर रही हूँ मैं तो। तो इस तरह से आंटी अपना टाइम बिता रही थी। उन्होंने नीट वगैरह का एग्ज़ाम दिया लेकिन वो उनका क्लियर नहीं हुआ। तो एक दिन उनकी फ्रेंड ने भी उनको कॉल किया कि दीप्ति, तुझे कहीं न कहीं तो कुछ भरना चाहिए, ऐसे तेरा कैसे चलेगा? तुझे कुछ ना कुछ तो भरना ही चाहिए। तो उन्होंने बोला कि तुम ही लाइनों में लगकर कॉलेजों में एडमिशन लो। गुरुजी मेरा कहीं न कहीं तो करा ही देंगे, मेरा कोई साल थोड़ी ख़राब करने देंगे। तो इस तरह से आंटी गुरुजी के भरोसे बैठी रहीं और डुगरी मंदिर उनका जाने का प्रोग्राम बना। जब संडे आया महीने का फर्स्ट, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ डुगरी मंदिर गए। और जब वो डुगरी मंदिर गए तो रास्ते में वो यही सोच रही थी कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। मैं ऐसे मतलब सबको तो बोल देती हूँ कि मैं ऐश कर रही हूँ, कि लेकिन क्या सच में मैं ऐश कर रही हूँ? सिर्फ़ खाना-पीना, सोना और यही कर रही हूँ, कोई मेरी मतलब पढ़ाई आगे नहीं बढ़ रही, मैं कुछ कर नहीं रही, तो क्या मैं यही सच में ऐश होती है? लेकिन जैसे उन्होंने गुरुजी से सुना था कि गुरुजी सबको बोलते थे ऐश करो, तो आंटी बस इसी पे चल रही थी। लेकिन उनके मन में अब थोड़े डाउट्स हो गए थे और वो अपना ओवरथिंकिंग इसी बात पे कर रही थी। तो जब वो डोगरी मंदिर गईं, तो डोगरी मंदिर से उनको गुरुजी का एक स्वरूप मिला। वहाँ पे जाने के बाद उनको ब्लेसिंग्स मिली स्वरूप की। तो जब वो आ रहे थे तो उनके पापा के कोई फ्रेंड आंटी थी लुधियाना में, उन्होंने बोला कि आप हमारे घर आओ, हमने गुरुजी का दरबार बनाया हुआ है और आप यहाँ आओगे तो आपको अच्छा लगेगा, देखो हमने कैसे गुरुजी महाराज का दरबार बनाया है। तो वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे चले गए। तो आंटी बताती हैं कि जब वो वहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे उनके, तो अचानक से जिनके घर वो गए थे उन आंटी ने बीच का वो पर्दा हटाया ऐसे, और जो वो पर्दा ऐसे हटाया और वहाँ पे दूसरे रूम में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और आंटी बोलती हैं कि मेरे दिमाग में उस टाइम पे यही चल रहा था कि क्या मैं सच में ऐश कर रही हूँ, जो मैं सबको बोलती रहती हूँ कि मैं ऐश कर रही हूँ। तो जैसे ही आंटी ने वो कर्टेन हटाया, तो गुरुजी के जो स्वरूप वहाँ पे लगा हुआ था उस पे लिखा हुआ था ऐश कर। तो आंटी ने कहा कि चलो, मुझे तो जवाब गुरुजी ने दे दिया कि जो मैं सोच रही हूँ तो मैं ऐश ही कर रही हूँ। मैं गलत नहीं चल रही, गलत रास्ते पे नहीं हूँ और मेरी गुरुजी ऐश ही करवा रहे हैं। तो ऐसा सोच के आंटी घर आ गई और उन्होंने गुरुजी का वो स्वरूप जो उनको डोगरी मंदिर से मिला था, वो घर में लगा लिया। उसके बाद जैसे ही वो स्वरूप घर में आया, आंटी बताते हैं 2-4 दिन बाद ही वहाँ पे कोई बाबा फ़रीद यूनिवर्सिटी है, उससे कोई नोटिफ़िकेशन निकला कि एमबीबीएस की सीटें फिल नहीं हो रही हैं पूरी, तो उसके लिए वो कोई अलग से स्पेशल एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए मतलब नोटिफ़िकेशन आ गई। और आंटी को भी वही करना था, तो बीडीएस के लिए आंटी ने भी उसमें अप्लाई कर दिया, क्योंकि उनका कोई नीट वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ था। पर कहते हैं ना, जब गुरुजी महाराज हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, हमारे दिल में विराजमान हो जाते हैं, तो फिर वो अपने आप रास्ते निकालते हैं संगत जी। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही आंटी की लाइफ में हुआ कि स्पेशल एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए वो आ गया। और जिस दिन आंटी वो एग्ज़ाम देने के लिए गईं, आंटी को जो स्वरूप मिला था, उसमें से अमृत वर्षा होने लग गई।
और जब तक वो वहाँ पे टेस्ट देने गई, सब हुआ, तो अमृत वर्षा होती रही। उसके बाद वहाँ का जब उनको कॉलेज के लिए जाना था कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो जब वो उस दिन वहाँ जाने लगी, तो उनकी मम्मा ने फ़ोन करके उनको बताया कि अब उस रूप में से अमृत वर्षा बंद हो गई है। शायद गुरुजी ने तेरे को भेजने के लिए ही ये अमृत वर्षा करी थी, तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए। अब तेरा काम हो गया है, तो स्वरूप में भी अमृत वर्षा बंद हो गई है। तो संगत जी, जो आंटी ने कॉलेज सोचा था कि जालंधर में वो रहते थे, तो वो सोच रही थी कि चंडीगढ़ में कोई कॉलेज था और वो उसमें एडमिशन लेना चाह रही थी कि थोड़ा मैं चंडीगढ़ घूम भी लूँगी, घर से थोड़ा दूर है। तो उनके फादर और वो वहाँ पे एडमिशन के लिए गए, लेकिन तभी उनके फादर के पास किसी डीन का, कोई उनके जानकार थे, किसी यूनिवर्सिटी के डीन का कॉल आया। उन्होंने पूछा कि बिटिया का एडमिशन कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पे बात हो गई है और यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। और उन्होंने जब जिन 3-4 कॉलेजेस के उन्होंने पूछा किस में हो रहा है, तो उन्होंने जो 3-4 कॉलेजेस के नाम बताए, तो जिसमें उन्होंने सोच रखा था कि हमने इसमें एडमिशन लेना है, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि इस कॉलेज में तो बिल्कुल एडमिशन नहीं लेना। तो फिर उन्होंने सेकंड नंबर पे कोई कॉलेज बताया, तो उनके फादर ने बोला कि भई उन्होंने मना कर दिया तो वहाँ तो बिल्कुल नहीं होना। आंटी थोड़ा निराश हो गई थी और गुरुजी से भी नाराज़ हो गई थी कि गुरुजी, आपने मेरे पूरे बने बनाए उस पे प्लान पे, मतलब जो मैंने सोचा हुआ था, और बिल्कुल आपने लास्ट मोमेंट में सब खराब कर दिया। और हो जाता है ना संगत जी, हम तो गुरुजी से छोटी-छोटी बातों पे जब हमारी कोई नहीं होती पूरी, तो हम नाराज़ हो जाते हैं गुरुजी से। तो आंटी भी नाराज़ हो गई कि क्या गुरुजी, आपने मेरा सारा वो बिगाड़ दिया। और उनके फादर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, वहाँ तो नहीं होना, क्योंकि मना कर दिया है। तो आंटी थोड़ा अपने घर वालों से भी नाराज़ हो गई और गुरुजी से भी नाराज़ हो गई। लेकिन उसका जवाब गुरुजी ने उनको 3 साल बाद दिया कि क्यों आंटी का एडमिशन गुरुजी ने वहाँ नहीं होने दिया था। आंटी कहती हैं कि मुझे 3 साल बाद पता चला कि जिस कॉलेज में वो एडमिशन ले रही थी, वो 2 साल बाद ही बंद हो गया। और जितने भी उनके साथ पढ़ने वाले बच्चों ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वो सारे बच्चे ऑटोमेटिकली आंटी वाले कॉलेज में आ गए। जिससे कि उनका पैसा भी खराब हुआ, क्योंकि उनको डबल-डबल फ़ीस भरनी पड़ी। और एक वो भी होता है ना संगत जी कि हम कहीं पे पढ़ रहे हैं और अचानक से वो बंद हो गया, तो वो जो मेंटली प्रेशर होता है, वो भी बच्चों को झेलना पड़ा। तो महाराज ने आंटी को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि उनको उस मेंटली प्रेशर से और जो डबल फीस भरनी पड़ती उससे पहले ही बचा लिया कि उस कॉलेज में उनका एडमिशन ही नहीं होने दिया। जबकि आंटी ने और उनके पेरेंट्स ने पहले से ही सोच रखा था कि हम वहाँ पे मतलब एडमिशन लेंगे, पक्का मन बना रखा था। तो इस तरह से आंटी को गुरुजी ने बचा लिया वहाँ पे जाने से पहले। तब आंटी को गुरुजी की प्लानिंग समझ आई कि किस तरह से गुरुजी हमारे लिए पहले से पहले प्लान रखते हैं। हम अभी का सोचते हैं, प्रेज़ेंट का सोचते हैं कि हमें किस में अच्छा लग रहा है, लेकिन गुरुजी हमारे फ्यूचर देखते हैं कि हमारे को फ्यूचर में तो कोई हार्म नहीं होगा उससे, कोई हमें परेशानी तो नहीं आएगी। तो गुरुजी ने उनके लिए दूरदर्शिता दिखाई अपनी, इसीलिए उनको उसमें नहीं एडमिशन लेने दिया कि 2 साल बाद इस कॉलेज ने बंद हो जाना है और फिर ये मेंटली भी परेशान होगी और पैसों की तरफ से भी उसको डबल-डबल फ़ीस भरनी पड़ेगी। तो इस तरह से गुरुजी महाराज अपनी संगत जी ध्यान रखते हैं। और जब आंटी पढ़ाई ख़त्म करके अपने वापस घर आई, बीडीएस करा था उन्होंने। जब पढ़ाई ख़त्म कर कर आई, तो बताती हैं कि ऐसे ही वो एक दिन सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी और उनकी कोई उनके भैया के कोई फ्रेंड थे या उनकी तरफ से कोई मतलब उनके लिए शादी के लिए रिश्ता आया। तो उनकी मदर ने बोला कि नहीं, अभी तो बच्चा पढ़ कर आया है और अभी से हम मतलब शादी नहीं करना चाहते, अभी हमें नहीं करनी। लेकिन उन्होंने काफ़ी प्रेशर दिया कि लड़का बहुत अच्छा है, आप एक बार देख तो लो, और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, तो आप ऐसे क्यों कर रहे हो, एक बार देख लो, और बाहर सेटल है लड़का। वो आउट ऑफ इंडिया था जो लड़का था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, सब बोल रहे हैं तो देख लेते हैं। तो जब आंटी से भी पूछा उन्होंने, तो उन्होंने यही बोला अपनी मम्मी को कि ऐसा करते हैं, हम पर्ची डाल के देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा निकलेगा तो भी मैंने गुरुजी को शुक्राना करना है, और अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो भी मैंने गुरुजी को ही बोलना है। तो सब कुछ जब गुरुजी ने ही करना है और मैंने सब चीज़ों के लिए गुरुजी को ही ज़िम्मेदार ठहराना है, तो फिर हम गुरुजी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। तो उनकी मम्मा ने बोला ठीक है। तो उन्होंने 4 पर्चियाँ बनाई संगत जी। और स्टार्टिंग में मैं आपको यही बोल रही थी कि हम किस तरह से गुरुजी महाराज के टेस्ट लेते हैं, और मैंने बहुत संगत को सुना है ये पर्ची वाला सिस्टम कि लोग मतलब संगत पर्ची से
अपने आंसर्स लेती है गुरुजी से। तो आंटी ने भी ये सुन रखा था, तो आंटी ने 4 पर्चियाँ बनाई, जिसमें 2 येस और 2 नो की पर्ची उन्होंने हाँ और ना की डाली। और जब उन्होंने पर्ची उठाई तो उसमें हाँ निकला। तो आंटी ने बोला, अब जब गुरुजी ने हाँ कर दिया तो हाँ ही है। उन्होंने वो लड़के से कभी मिली नहीं थी, उनसे कोई बात नहीं करी थी, जानती नहीं थी, लेकिन गुरुजी के कहने से उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। लेकिन आंटी बताती हैं उनके मन में ना हमेशा डाउट चलता रहता था कि मतलब गुरुजी मैंने सही तो करा है ना। लेकिन उस टाइम पे आंटी बताती हैं कि एफबी पे और चीज़ों पे उनको ना कुछ इसी तरह के मैसेज आते थे, कपल्स वाले मैसेज, कि तेरी जो लाइफ है बहुत अच्छी होने वाली है, तू टेंशन मत ले, तेरी ज़िंदगी के सुनहरे पल आने वाले हैं, तू ऐश करेगी। तो इस तरह से गुरुजी महाराज उनको मैसेजेस देते रहते थे। और जो उनके जानकार थे, उनके रिलेटिव्स थे, वो भी आंटी को बताते रहते थे कि लड़का अच्छा है, वहाँ सेटल्ड है। तो आंटी बताती हैं कि शादी से सिर्फ 14-15 दिन पहले ही वो अपने हस्बैंड से मिली थी, होने वाले हस्बैंड से। और मतलब उन्होंने बताया कि गुरुजी की बात मान के मैंने हाँ किया, और लड़का बहुत अच्छा था सच में। और आंटी कहती हैं कि 2 साल हो गए, लेकिन मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैंने कोई गलत डिसीज़न लिया है। मैं बाहर सेटल हो गई अंकल के साथ। और जिस तरह से उनको लग रहा था थोड़ा कि कहीं मैं गलत डिसीज़न तो नहीं ले रही, एक हमने पर्ची डाली और मैं गुरुजी ने हाँ निकाल दिया। तो ये उस आंटी का था कि उन्होंने गुरुजी की हाँ जो निकली उसके ऊपर अपना डिसीज़न ले लिया। लेकिन संगत जी, जो मैं आपको दूसरी आंटी का सत्संग बता रही हूँ, वो उसमें ये था कि उन लोगों का गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, वो गुरुजी की संगत नहीं थे। लेकिन जिन आंटी का मैं सत्संग सुना रही हूँ, वो जिस ऑफ़िस में जॉब करती थी, उन ऑफ़िस में कोई आंटी थी जो कि गुरुजी की भक्त थी। तो उनसे वो सुनती थी और आके अपनी मम्मी को भी बताती थी। लेकिन उनकी मम्मी का गुरुजी पे विश्वास नहीं बनता था। वो बोलती थी कि ऐसे तो बहुत गुरु होते हैं, यहाँ पे कोई गुरुओं की कमी थोड़ी है। तो उनको विश्वास नहीं होता था, बस उनकी बेटी बोलती थी तो वो सुन लेती थी। तो एक दिन उन आंटी को, जो ऑफ़िस में गुरुजी की भक्त आंटी थी, उन्होंने गुरुजी का एक ब्रेसलेट और एक जैसे हम लॉकेट पहने रहते हैं ऐसा लॉकेट, और गुरुजी का स्वरूप आंटी को दिया कि ये आप ले लो, मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, किसी-किसी को ही मिलती है और मेरा मन है कि मैं आपको दूँ, तो मैंने आपको दे दिया। तो आंटी लेके घर आ जाती हैं और रास्ते में ही डिसाइड कर लेती हैं कि मैंने अब से गुरुजी को ही मानना है। और वो आके अपनी मम्मी को भी दिखाती हैं कि मम्मी देखो, आज मेरे को मतलब ये मिला है, और आप मानो या मत मानो, पर मैंने रास्ते से ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने अब से गुरुजी को ही मानना है। क्योंकि उनकी मम्मी जो बोलती हैं वो कहती हैं कि हम आर्य समाजी हैं, हम कभी ऐसे किसी गुरु वगैरह के चक्कर में नहीं पड़े थे। लेकिन आंटी ने डिसाइड कर लिया कि मैंने गुरुजी को ही मानना है। और उन्होंने अपने घर में गुरुजी का स्वरूप लगा दिया। और लेकिन उनके फादर मदर जो हैं वो नहीं मानते थे, और आंटी कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी। ये अभी 2022 की ही बात है संगत जी। तो वो कभी बड़े मंदिर नहीं गई थी, लेकिन महाराज का स्वरूप उनके घर में आ गया था। आंटी जैसे ही उनको ऑफिस में बताते थे तो मंत्र जाप, यूट्यूब पे सत्संग सुनना, ये सब आंटी करती थी जब भी उनको टाइम लगता था। तो जब संगत जी उनके लिए शादी का रिश्ता आया, तो उनकी मम्मी ने बोला कि ऐसे-ऐसे कोई रिश्ता आया है। तो उन्होंने अपनी मम्मी-पापा की बात मानी। उन्होंने बोला, उन्होंने उनके जबकि पेरेंट्स ने बोला कि अगर बेटा आपका कोई है, आपको किसी से करना है तो आप बता दो, हम पहले उसी रिश्ते की तरफ जाएँगे। लेकिन आंटी ने बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और मेरा किसी से कोई वो नहीं है, आप जहाँ बोलोगे मैं वहाँ पे कर लूँगी, अब आप देख लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आंटी के मन में थोड़ा-सा फिर भी हो रहा था कि मतलब होता है ना, कोई भी हम ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, तो हम ठीक ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो उन्होंने भी ना अपनी मम्मी को यही बोला कि मम्मी, मैं तो गुरुजी को मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं ना गुरुजी से पूछूँ, वो जैसा डिसाइड करेंगे तो मैं उनकी बात नहीं टालूँगी। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है, और संगत जी उन्होंने भी सेम प्रोसेस किया कि 4 पर्चियाँ बनाई हाँ और ना की, और गुरुजी के सामने डाल दी। और जब उन्होंने पर्ची उठाई तो वो ना की निकली। लेकिन उनकी जो मम्मी थी उन्होंने बोला कि ऐसे तो होता ही है, कोई बात नहीं, अभी हमने 2 मिनट में उठा लिया था, जस्ट डाला और जस्ट उठा लिया, तो इसलिए ऐसा निकल गया होगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने भी अपने मम्मी-पापा की बात मान ली कि हो सकता है कि चलो हमने उसी समय डाला, और होता है कि कई बारी हमने डाला नहीं, शायद सही नहीं होगा, हम ऐसा सोच लेते हैं।
तो आंटी ने बोला ठीक है, और वो अपने मम्मी पापा की डिसीज़न के साथ चले गए और उनकी शादी हो गई संगत जी। लेकिन जैसे ही शादी हुई, 1 महीने बाद ही उनकी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गईं। और इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि उनके साथ मार-पीट, दहेज के लिए उन्हें परेशान करना, ये सारी चीज़ें उनके साथ शुरू हो गई। तो एक बार इतनी लड़ाई हुई कि उन्होंने मतलब एक बार पहले भी वो अपने घर आ गई थीं, लेकिन उन्होंने सोचा, उनके फादर-मदर ने, कि भई मतलब कोई लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज है, तो थोड़ा बच्चे को सेटल होने में टाइम लग जाता है। उन्होंने समझा-बुझा के अपनी बेटी को फिर से वापस भेज दिया ससुराल में। लेकिन आंटी का मतलब वहाँ पे जो उनके हस्बैंड थे वो भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, और जो उनके इन-लॉज़ थे वो भी नहीं। तो एक दिन आंटी के साथ काफ़ी मार-पिटाई करी उन्होंने, और उन्होंने उन मतलब कॉल किया अपने घर में। तो उनके फादर ने उनकी मदर इन लॉ को बोला कि आप यहाँ आइए, हमसे बात कीजिए, और क्या बात है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन उन्होंने बोला हमें कोई बात नहीं करनी। तो उन्होंने सोचा कि चलो उनकी प्रॉब्लम है, हो जाएगी ठीक। लेकिन फिर थोड़ी देर में उनकी बेटी ने उनको कॉल किया कि क्या जब मेरे को कुछ हो जाएगा तब मुझे लेने आओगे तुम लोग? तब उनको लगा कि अरे, उसने ऐसी बात कह दी, तो उन्होंने अपने बेटे को उसको लेने के लिए भेज दिया कि अब तुम अपनी सिस्टर को यहाँ पर ले आओ। और आंटी बहुत आकर रोईं, उन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, मुझे दहेज के लिए बहुत सुनाते हैं, और जो मेरे अंकल हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो भी अपने फादर मदर की बात मानते हैं, मेरे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते मम्मी, और मैं बहुत परेशान हूँ। तब उनकी मम्मी ने उनको बोला कि गुरुजी ने तो पहले ही ना बोला था, और शायद इसीलिए हुआ ये। तो आंटी बोलती हैं कि मम्मी, जब मैं उनसे मिल ली थी, मतलब होता है कि भई रिश्ता हो गया, तो उन्होंने थोड़ा अपने अंकल से मिलना शुरू कर दिया होगा उस लड़के से। तो कुछ ऐसी वो आंटी जो उनकी मम्मी हैं वो बताती हैं कि मतलब उन्होंने तो कभी नहीं पूछा था कि भई आप लोगों के बीच में क्या बात होती है, आप साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, थोड़ा तो कैसी बातचीत होती, क्या होती है, उन्होंने कभी पूछा नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने बताया, जिनकी शादी हुई आंटी ने, कि मम्मी मैंने उनके साथ 1-2 बारी टाइम बिता के उसके बाद गुरुजी महाराज के साथ दोबारा पर्ची डाली थी कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और उसमें भी ना निकला था। लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी के लिए, कि आपने विश्वास नहीं करा गुरुजी की बात पे, तो मैं आपकी मर्ज़ी के साथ चली गई कि मुझे अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त प्यारी है और मैं उनके साथ चली जाऊँ, क्योंकि गुरुजी ने तो तब भी ना बोला था। क्योंकि जब वो अपने ससुराल से वापस आ गई इस इश्यू के बाद, तो उनकी मदर ने खुद अपने मुँह से कहा कि गुरुजी ने तो ना बोला था, लेकिन हमने कर दिया और हमसे गलती हो गई। तब उसने बताया कि मम्मी मैंने बाद में भी पर्ची डाली थी और उसमें भी गुरुजी ने ना ही बोला था, लेकिन आपके कहने से आप नहीं माने तो मैंने कर लिया। तो उसकी उनकी जो मम्मी थी वो परेशान हो गई कि उन्होंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ा। वो सिख फैमिली थे, तो गुरुद्वारा जाते थे, और उनकी मम्मी काफ़ी सुखमनी साहब का पाठ, इन सब का पाठ करती थी। गुरुजी के आगे उन्होंने हाथ जोड़ के अरदास की कि गुरुजी मेरी ही गलती से ये हुआ है, मैंने ही आपकी बात नहीं मानी, तो ये सारा डिसीज़न मेरे उससे हुआ है, लेकिन अब मेरे बच्चे की क्या गलती है? तो आप उस पर अपनी मेहर बनाओ, उसका कल्याण करो। और संगत जी, इस तरह से अभी आंटी का इशू पूरा तरह से ठीक नहीं हुआ है। हालाँकि अभी उन्होंने कोई ऐसी लीगल एक्शन नहीं लिया है, अपने इन-लॉज़ के साथ ही हैं वो, और बड़े मंदिर जाना शुरू कर दिया है उन्होंने। और धीरे-धीरे आंटी बताती हैं कि उनके हस्बैंड अंकल में थोड़ा-सा चेंजेस आना शुरू हुआ है। लेकिन जो एक मैरिड लाइफ़ होती है, अच्छी सैटिस्फाई वाली, वो मज़ा अभी उनकी लाइफ़ में नहीं है। लेकिन आंटी गुरुजी पर विश्वास थोड़ा उन्होंने बना रखा है अभी भी, कि गुरुजी शायद मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अगर संगत जी, आंटी की मम्मी उसी समय गुरुजी की बात को मान लेती, तो ये सब उनकी लाइफ में नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं संगत जी कि गुरुजी हमें कोई भी मैसेज देते हैं, गुरुजी हमारी लाइफ का कोई भी डिसीज़न लेते हैं, वो हमें नहीं पता ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है, बट गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। इसलिए हमें गुरुजी की किसी बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो हमारे लिए जो डिसीज़न ले रहे हैं, वो हमारे लिए बेस्ट होगा, हमेशा ये सोचना चाहिए। अगर कभी कुछ होता है कि नहीं होता, हमारा काम कोई नहीं बनता, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इसीलिए गुरुजी महाराज ने हमारे लिए वो काम नहीं बनाया।
अगर वो हमारे लिए अच्छा होता तो गुरुजी हमारे लिए वो काम ज़रूर करते। हम मैं खुद भी संगत जी, मैं खुद भी बोलती हूँ कि अगर कोई काम नहीं होता तो मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, गुरुजी से भी अपसेट हो जाती हूँ, नाराज़ हो जाती हूँ कि क्या गुरुजी आपने ये काम ही नहीं करा। तो हम ऐसा करते हैं संगत जी, ये सभी के साथ है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने गुरुजी पे विश्वास बना के रखना चाहिए कि जो वो करेंगे हमारे लिए बेस्ट करेंगे। जिस तरह से एक पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट करता है, कई बार बच्चे किसी चीज़ के लिए कितना ज़िद करते हैं, कुछ करते हैं तो पेरेंट्स उनकी बात थोड़ी-सी मान लेते हैं, एक टॉफ़ी उनको दे देते हैं कि लो भई तुम्हें ये पसंद है तुम ले लो। लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है ना संगत जी, पेरेंट्स वही करते हैं अपने बच्चों के लिए। इसी तरह से गुरुजी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मी-पापा सब कुछ हैं। वो हमारे लिए जो करेंगे बेस्ट करेंगे। इसीलिए आप गुरुजी की प्लानिंग पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। तो बस संगत जी, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ आपको दोनों सत्संग से समझ आ गया होगा कि हमें गुरुजी की बात पे क्यों विश्वास करना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबसे आज्ञा लूँगी संगत जी। और आज्ञा लेने से पहले आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप सबको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं, अगर आपको इस गुरुजी के चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं और आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो संगत जी, जो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया हुआ है और जीमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप अपने सत्संग साफ सुंदर भाषा में लिखकर भी भेज सकते हैं। और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना चाहें तो आप ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम आपके सत्संग ज़रूर से ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। और संगत जी, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमेशा मैं बोलती हूँ पूरा कमेंट कीजिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखें। अधूरा कमेंट मत कीजिए, जय गुरु जी मत की लिखिए, पूरा लिखिए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपके एक-एक कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। जिस तरह से आप प्यार देते हैं, हमारा परिवार, संगत परिवार बड़ा हो रहा है, तो हम अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझते हैं, बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारी बातें, हमारे गुरुजी के सत्संग किसी को अच्छे लग रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। तो संगत जी, अपनी वाणी को विराम देने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज का मंत्र जाप एक बार फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज के आदेशों का पालन कीजिए, उनकी छत्र छाया में रहिए। जिस तरह से वो आपको मैसेज दे रहे हैं, जिस तरह से वो आपकी लाइफ चलाना चाह रहे हैं, उसी तरह से चलिए। गुरुजी महाराज को अपने जीवन की बागडोर, अपनी लगाम सौंप दीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज कैसे सीधा-सीधा आपकी लाइफ को चलाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।